बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। आज हम टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉर्नर्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने फीडबैक मैकेनिज़्म को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म की टू टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं और जो दूसरी टाइप है उसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक सेलर में ये बोर्ड मार्कर बेचता हूँ। मेरे पास एक नीले कलर का बोर्ड मार्कर है, इसका डब्बा है। एक रेड कलर का डब्बा है और ब्लैक कलर का डब्बा है और एक ग्रीन कलर का डब्बा है। अब ये मैंने मार्करों के डब्बे दुकानदार को बेच दिए और मैं चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं वापिस आया इस गर्ज से कि आया कि ये मार्कर बिके हैं या नहीं बिके। दुकानदार से पूछता हूँ कि भाई बोर्ड मार्कर का क्या हुआ, बिक गए हैं? अब हकीकत में मैं उससे रिस्पॉन्स लेने आया हूँ कि मुझे वो क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर बोर्ड मार्कर बिक गए, वो मुझसे और डिमांड करेगा। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। अगर ये मार्कर नहीं बिके, वो मुझसे मज़ीद मार्कर नहीं लेगा। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया होगा फीडबैक मैकेनिज़्म के मुतालिक। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली टाइप है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन को समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम देखते हैं। ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में जो ग्रीन कलर के डॉट हैं ये ग्लूकोज है और इस ब्लड वेसल में लो ब्लड ग्लूकोज, यानी इस ब्लड वेसल में जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है। और ये जो दूसरी ब्लड वेसल है, ये पहली ब्लड वेसल और ये दूसरी ब्लड वेसल। अब ये जो दूसरी ब्लड वेसल है, इसमें आपको ग्रीन ग्रीन डॉट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लड वेसल में जो ब्लड है उस ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मालिक्यूल है। इसलिए मैंने लिख दिया है हाई ब्लड ग्लूकोज और इस ब्लड वेसल में लो ब्लड ग्लूकोज। जब ब्लड वेसल में यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, सो इन दिस केस द मैसेज विल गो टू पैंक्रियास। मैसेज किसके पास जाएगा? पैंक्रियास के पास जाएगा। और पैंक्रियास के जो अल्फा सेल्स होंगे वो फौरी तौर पर
ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करेंगे। ये ग्लूकागॉन लीवर के पास जाएगा और लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और लीवर उस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ कर देगा। उसने ब्लड में रिलीज़ करवा दिया है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पैंक्रियाज फौरी तौर पर इंसुलिन रिलीज़ करेगा। इंसुलिन ब्लड में आएगी और ब्लड में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इंसुलिन उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बॉडी के सेल में डिपॉजिट करवाएगी। बॉडी के सेल में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाएंगे। ये डिपॉजिट हो गए। अब रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल हो गया। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है, इसी तरह फिर ब्लड से मैसेज जाता है पैंक्रियास के पास। यानी मैसेज क्या गया है? मैसेज ये गया है कि ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है अब वो नॉर्मल हो गई है। अब ब्लड से मैसेज जाएगा पैंक्रियास के पास। अब पैंक्रियास मज़ीद इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ नहीं करेगा, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट देयर इज़ नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन ब्लड में नॉर्मल हुई है, उसी ने ही पैंक्रियास को रोक दिया है, इनहिबिट किया है कि भाई पैंक्रियास साहब अब आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ नहीं करनी। यानी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन नॉर्मल हुई है, उसी ने ही इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया है, रोक दिया है। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस। आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कम कर सकती है या किसी भी प्रोसेस को रोक सकती है। जैसे नॉर्मल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ने इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया है, डिक्रीज भी हो सकता है और रुक भी सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इन केस ऑफ ब्लड शुगर राइजेस, अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल राइज हो जाए, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, देन नॉर्मल सेट पॉइंट, नॉर्मल सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है, यानी ग्लूकोज रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है। पैंक्रियास फिर सेक्रीट करेगा इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन के सेक्रीट होने से इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इफ़ेक्ट ये पड़ेगा, जो इंसुलिन है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देगी। डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू ए नॉर्मल सेट पॉइंट। ब्लड के अंदर जब शुगर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डिक्लाइन कमी आ जाएगी टू ए नॉर्मल सेट पॉइंट, नॉर्मल सेट पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट्स, ये था इन केस ऑफ ब्लड शुगर राइजेस इन ब्लड देन नॉर्मल लेवल और नॉर्मल सेट पॉइंट।
डियर स्टूडेंट्स, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट से कम हो जाए, यानी जितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाए। व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप बिलो नॉर्मल, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, किससे? नॉर्मल पॉइंट से या नॉर्मल लेवल से या नॉर्मल सेट पॉइंट से। फिर पैंक्रियाज जो है ये ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रीट करेगा। अब ग्लूकागॉन का इफ़ेक्ट क्या होगा? जो ग्लूकागॉन है अल्टीमेटली यह ग्लूकागॉन अब ग्लूकागॉन ने लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर है उसे ग्लाइकोजिन ने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, सो इन दिस केस द लीवर सेक्रीट दिस ग्लूकोज इन द ब्लड। फिर लीवर ने उस ग्लूकोज को लीवर से ब्लड में सेक्रीट हो जाएगी। लीवर रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड, यानी ग्लूकागॉन ने इस लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर थी उस ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद लीवर से वो ग्लूकोज ब्लड में आ गई। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। इट रेजिस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। इन दिस केस rise in blood glucose concentration to a normal set point inhibits the secretion of glucagon। Dear students, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे ही नॉर्मल होगी, नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज की है अब वो मैसेज देगी पैंक्रियाज को ताकि मज़ीद इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज ना हो, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो गई है। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट क्या है? आउटपुट है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल है, हम उसे आउटपुट कहेंगे। कंट्रोल द प्रोसेस, यानी उसी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ने इस प्रोसेस को कंट्रोल किया है। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अब पैंक्रियाज को रोक देगी कि मज़ीद इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ या सेक्रीट नहीं करना, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ग्लूकोज ब्लड में मौजूद है। इन दिस केस आउटपुट क्या है? आउटपुट है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ने इस प्रोसेस को इनहिबिट करवा देना है, पैंक्रियाज को इनहिबिट करना है, रोक देना है कि मज़ीद इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल है द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सेक्रीशन। डियर स्टूडेंट्स, अब है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। मैंने अपने लेक्चर के आगाज़ में ही आपको एक एग्जांपल दी थी। अगर उस दुकानदार से वो जो मेरे मार्कर थे, मार्कर के डब्बे बिक गए, यानी
वो सारे के सारे डब्बे मार करके बिक गए। अब दुकानदार मुझसे क्या डिमांड करेगा? यही डिमांड करेगा ना कि भाई और दो, और डब्बे लाओ ताकि और डब्बे मैं बेच सकूं। अब जब वो मुझसे और डब्बे मांग रहे हैं मार्केटों के, इन दिस केस दिस इज रेफर्ड एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इन पॉजिटिव फीडबैक द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? पॉजिटिव फीडबैक ये है कि एक प्रोसेस में जो चेंजेस आती हैं वो ही चेंजेस उस प्रोसेस को मज़ीद इंक्रीज कर देती हैं। यानी वो प्रोसेस मज़ीद बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो चेंज बढ़ जाती है। हम इससे क्या कहेंगे? इससे कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ चेंज। एम्प्लीफिकेशन ऑफ चेंज, यानी उस प्रोसेस में जो चेंज आई है वो चेंज मज़ीद बढ़ जाती है। जैसे उसने मुझसे और ज़्यादा डिमांड की थी मार्कर की कि मज़ीद मार्कर दो ताकि वो जो दुकानदार है उसको बेच सके। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल है सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट। जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है, बर्थ के बाद बच्चा माँ का दूध पीता है। जैसे ही बच्चा माँ का दूध सक करता है, सक करने से और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है मदर में। यानी वो हार्मोन कौन सा है? उस हार्मोन को प्रोलैक्टिन कहते हैं। यानी जितना ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रीट होगा उतना ज़्यादा माँ के ब्रेस्ट में दूध बनेगा और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएगा। दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यानी ये जो हार्मोन है ये मिल्क की प्रोडक्शन के लिए काम करता है। जितना ज़्यादा हार्मोन सेक्रीट होगा उतना ज़्यादा माँ के ब्रेस्ट में मिल्क आएगा और बच्चा उतना ज़्यादा सक करेगा। ये क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक है। जितना ज़्यादा हार्मोन निकलेगा, यानी जितना ज़्यादा हार्मोन सेक्रीट होगा उतना ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा, वो प्रोसेस मज़ीद बढ़ेगा। मोर सकलिंग, जब बच्चा ज़्यादा दूध को सक करेगा अल्टीमेटली जिससे और ज़्यादा हार्मोन निकलेगा, विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन। उस हार्मोन के मज़ीद निकलने से और ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन होगी माँ के ब्रेस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन, ये आपने याद रखना है कि जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा प्रोलैक्टिन निकलेगा उतना ज़्यादा माँ के ब्रेस्ट में दूध बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा है अगला टॉपिक, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अमराज, डिसऑर्डर्स कहते हैं अमराज, बीमारियां, नर्वस सिस्टम की बीमारियां। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ हैं इनकी टू कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो पहली कैटेगरी है कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। कैटेगराइज जो कैटेगरी बनाई गई हैं उन कैटेगरीज में से जो पहली कैटेगरी है उसे हम वास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है उसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। हम अगले लेक्चर में वास्कुलर डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, फंक्शनल डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। जो वास्कुलर डिसऑर्डर है इसके एग्जांपल पैरालिसिस है और जो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसके एग्जांपल एपिलेप्सी है।
Disorders of nervous system can be categorized into two main types. जो नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ हैं, नर्वस सिस्टम की जो अमराज हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं और इसमें इस कैटेगरीज में टू मेन टाइप्स हैं। पहली वस्कुलर डिसऑर्डर्स है और दूसरी फंक्शनल डिसऑर्डर है। जो वस्कुलर डिसऑर्डर है उसकी जो एग्जांपल है वो पैरालिसिस है, फॉलिज, और फंक्शनल डिसऑर्डर इसके एग्जांपल एपिलेप्सी है। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।